किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? इसका उत्तर होगा संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा। और अनुच्छेद 169 के तहत यह अर्थात किसी राज्य में विधान परिषद की रचना करनी है तो उस राज्य की विधानसभा के अनुरोध पर संसद के द्वारा अनुच्छेद 169 के तहत उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। और इसी प्रक्रिया के माध्यम से यदि उस राज्य में विधान परिषद है तो उसको समाप्त भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 91st अमेंडमेंट 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में लाया गया था, इसके अनुसार प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? तो इसका उत्तर होगा कहीं भी वर्णित नहीं है। भारतीय संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का जिक्र नहीं आया है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? कितना अंतराल होना चाहिए? तो 6 मास। 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात वर्ष भर में कम से कम 2 बैठक तो होनी ही चाहिए। और किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई? तो ये केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि 1973 में आया था। इसी वाद में कहा गया था कि संसद संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। इसी वाद में मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्दों को कब समावेश किया गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया था संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, और बाद में इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए थे। भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन प्रणाली स्थित है? तो ये राज्य है केरल। अगला है कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की गई थी? तो जगह था लाहौर। जब रावी नदी के तट पर यह अधिवेशन हुआ था जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत का आधुनिक मनु कहा जाता है? तो बी आर अम्बेडकर को भारत का आधुनिक मनु कहा जाता है। तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा? तो आपको पता होगा वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? तो उदारवादी आप देख लीजिए, दादा भाई नौरोजी थे, उदारवादी थे। महात्मा गांधी आदर्शवादी अराजकतावादी थे। बाल गंगाधर तिलक गर्मपंथी थे। और जवाहरलाल नेहरू ये समाजवादी भी थे। और एक तरह से देखा जाए तो लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। अगला है एक बार संसद किसी वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है और एक बार संसद से स्वीकृति मिलने के बाद इसको अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है। फिलहाल भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है लाल बाल पाल कहलाने वाली स्वतंत्रता सेनानियों की तिकड़ी के बारे में निम्नलिखित बातें हैं तो कौन कौन नेता थे? तो आपको पता होगा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों को लाल बाल पाल कहा जाता है। अगला है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का संबंध किससे है? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा तो आप जानते हैं, इसका उत्तर होगा AM रॉय। वैज्ञानिक मानववाद, माफ करिएगा, समाजवाद नहीं, मानववाद। वैज्ञानिक मानववाद जिसे नव मानववाद भी कहा जाता है या उग्र मानववाद कहा जाता है। तो इस अवधारणा का संबंध है AM रॉय, मानवेंद्र नाथ राय। अगला है अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? अर्थशास्त्र में कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो 34 विभागों का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र में सरकार के 34 विभागों का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य की षड्गुण नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो
विकल्प आपके हैं संधि, यान, मैत्री और विग्रह। आपको बताना है कि कौटिल्य के में जो षड्गुण नीति दी गई थी उसमें क्या शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर होगा मैत्री। मैत्री इसमें शामिल नहीं था। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन है, आपको बताना है कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति क्या है, तो आपको पता होगा अर्थशास्त्र है। अगला है गांधी विश्वास करते थे किसमें, तो आपको पता है साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए, अर्थात पवित्र होने चाहिए, इसमें गांधी का विश्वास था। अगला है मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था। मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था, तो 1848 में। अगला है मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है। आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा, कि मार्क्सवाद के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही क्या व्यक्त करती है, तो अब मार्क्सवाद के अनुसार राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ और राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में कहा जाए तो राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। एंजल्स ने कहा था कि राज्य अपने सभी रूपों में श्रमिक वर्ग को दबाए रखने का ही कार्य है। सर्वहारा वर्ग की क्रांति के बाद संक्रमणकालीन राज्य में सर्वहारा की तानाशाही रहेगी और यह शासन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, अर्थात सर्वहारा वर्ग की तानाशाही एक अल्पकालिक राज्य होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला है हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो, यह कथन किसका है, तो ये कथन है सर हेनरी मेन का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया। एक व्यक्ति एक वोट, तो आपको पता होगा इसका उत्तर होगा बेंथम, जेरमी बेंथम, जिसने सुखवाद का सिद्धांत दिया था, जेरमी बेंथम ने। अगला है द फिलॉसफी ऑफ राइट, ये किसकी रचना है, आपको बताना है द फिलॉसफी ऑफ राइट किसकी रचना है, तो द फिलॉसफी ऑफ राइट हीगल की रचना है। ये हीगल जो थे जर्मनी के थे और ये एक तरह से तत्व विवेचनवादी थे या आदर्शवादी थे। हीगल की प्रथम पुस्तक थी फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, जो कि 1807 ईस्वी में लिखी गई थी। तो इनकी पहली रचना भी इम्पोर्टेंट पूछी जाती है, फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट पुस्तक का नाम है, और यहाँ पर जो पूछा गया वो है फिलॉसफी ऑफ राइट। अगला है किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया। आपको बताना है किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया, तो इसका उत्तर आपका होगा जे.एस. मिल। जे.एस. मिल द्वारा महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया गया। उसका यह विचार जो है दिया गया वो उसकी पुस्तक है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जो कि 1869 में लिखी गई थी। उसी में इसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह किसने कहा। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा, एक कथन हीगल का है। हीगल जो है राज्य के दैवीय अर्थात प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक, जिसमें वो कहता है कि राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है, अब इसके आगे कोई पड़ाव नहीं है। हीगल की दृष्टि से राज्य ईश्वरीय है, जो कोई गलती नहीं कर सकता, तो इसका उत्तर आपका होगा हीगल। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट जो है सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है। इमैनुअल कांट भी जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक तथा प्रबुद्धवादी आंदोलन के एक प्रमुख विचारक थे। कांट को आधुनिक आदर्शवाद का जनक माना जाता है। यह राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रबल समर्थक है। इसने अपनी पुस्तक परपेचुअल पीस, जो कि 1795 में लिखी गई थी, उसमें स्वतंत्र राज्यों के एक संघ के निर्माण का समर्थन किया है। तो इमैनुअल कांट याद करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रबल समर्थक और आधुनिक आदर्शवाद का जनक माना जाता है। किसे, इमैनुअल कांट को। और फिलहाल यहाँ उत्तर होगा कि इमैनुअल कांट जो है सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है। थॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, रूसो हैं और जॉन रॉल्स हैं, आगे चलकर अपने सिद्धांतों में सामाजिक समझौता सिद्धांत को
सहारा लिया है। अगला है कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? तो कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है सिक्कों का निरीक्षक, अर्थात जो सिक्कों का निरीक्षण करते थे उन्हें ही रूप दर्शक कहा जाता था। यहाँ विकल्प सी होगा। अगला है टू ट्रीटाइसेस ऑफ ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई। पहले ट्रीटाइस निबंध का प्रतिपाद्य विषय क्या था? आपको बताना है उत्तर। पहले ट्रीटाइस जो लिखा गया था उसका सब्जेक्ट क्या था? इसने टू ट्रीटाइस ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक जो रचना है तो एक एक करके लॉक ने 2 बार लिखी थी। तो पहले जो ट्रीटाइस ऑन गवर्नमेंट था उसमें उसका शीर्षक क्या था आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक अवस्था का वर्णन। आपको डिटेल में बता दें कि रॉबर्ट फिल्मर की, जिसने अपनी पुस्तक पैट्रियार्का लिखी थी, रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है पैट्रियार्का। उसी रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना करते हुए लॉक कहता है कि यह दास्ता की नहीं बल्कि स्वतंत्रता का पत्र है। लॉक का मूल समझौता समाज को केवल परिमित शक्तियां ही प्रदान करता है। शासन पर 2 निबंध अर्थात टू ट्रीटाइसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट लॉक की सबसे चर्चित रचना रही। इसके अंतर्गत लॉक ने राज्य शक्ति के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया, जिस पर सर रॉबर्ट फिल्मर जैसे विचारकों ने अपना राय व्यक्त किया और उसे उचित ठहराया था। अगला क्वेश्चन है सामान्य इच्छा की अवधारणा कैसी है? तो सामान्य इच्छा की जो अवधारणा है वह क्या है? गुणात्मक अवधारणा है। अगला है लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था थी वह कैसी थी? पूर्व राजनीतिक थी। अगला है लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है किसके किसके बीच में? आपको बताना है। लॉक का जो समझौता है, तो जॉन लॉक अपने सामाजिक संविदा सिद्धांत में 2 समझौतों की बात करता है। पहला समझौता लोगों ने आपस में किया, जबकि दूसरा समझौता जनता एवं संप्रभु के मध्य होता है। पहले समझौते द्वारा नागरिक समाज की तथा दूसरे समझौते द्वारा सरकार की स्थापना होती है। फिलहाल यहाँ पहला समझौता पूछा, तो पहला समझौता लोगों में आपस में हुआ था। अगला है किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? तो आसान है, इसका उत्तर हाप्स होगा। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? आसान सा क्वेश्चन है, रूसो होगा। किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय है? यह एक सर्वोच्च समुदाय है। तो 35वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। यह कथन किसका आपको बताना है? तो ये कथन आपको पता होगा अरस्तु महोदय का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह कथन किसका है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। वह सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। तो ये कथन है ग्रैनविल ऑस्टिन का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रख लीजिएगा। किसने कानून को उच्चतम द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया गया? तो इसका उत्तर होगा जॉन ऑस्टिन। इनकी प्रसिद्ध रचना है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। और कानूनी संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जॉन ऑस्टिन। यद्यपि बोता ने सबसे पहले संप्रभुता का सिद्धांत दिया था, लेकिन इसको विशेष रूप से परिभाषित और स्पष्ट करने का श्रेय जॉन ऑस्टिन को जाता है। इनकी पुस्तक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसी में इन्होंने संप्रभुता का सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया किसके द्वारा? आपको बताना है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंजेल्स और मार्क्स दोनों ने मिलकर लिखा था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों ने मिलकर लिखा था। अगला क्वेश्चन है मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? मानव विवेक में आस्था किस विचारधारा में
यह चीज़ कही गई है? तो इसका उत्तर होगा आपका उदारवाद। उदारवाद मानव विवेक में आस्था रखता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, देखते हैं। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा स्पेंसर। स्पेंसर ने वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया? तो इसका उत्तर आसान सा क्वेश्चन, रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से जुड़ा हुआ है। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? आसान सा क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव हुआ। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे कब? आसान सा क्वेश्चन, जुलाई 1946 में। क्वेश्चन 44 देखते हैं। जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की? तो आपको पता होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तानाशाही। जर्मनी में हिटलर ने तानाशाही सरकार की स्थापना की थी। कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको पता है, संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? आपको बताना है कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा विधानमंडल। विधानमंडल कानून का जो है सर्वमान्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो जर्मन लेखक वान गियर्क ने सबसे पहले बहुलवाद का सिद्धांत दिया था। इनके साथ मेटलैंड का भी नाम जुड़ा है, और फिगिस एक और हैं, वो भी उन्होंने भी प्रतिपादित किया गया। तो आपको गियर्क, मेटलैंड, फिगिस, माइकाइबर, लास्की, ये सब बहुलवादी हैं, इनके नाम रटने हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती। आपको बताना है कहाँ नहीं पाई जाती। तो बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती, इसका उत्तर होगा क्यूबा में। क्यूबा में तानाशाही है फिडेल कास्ट्रो की। यद्यपि अभी वर्तमान में फिडेल कास्ट्रो मर गए हैं, तो ये क्वेश्चन अब इसके पूछे जाने की संभावना नहीं के बराबर है। इस क्वेश्चन को भूल जाइए। फिडेल कास्ट्रो जब तक जिंदा था तब तक ये क्वेश्चन पूछा जाता था। चूँकि फिडेल कास्ट्रो जिंदा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा। अगला देखिए, संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑस्टिन। स्वतंत्रता पर 4 निबंध, 4 एसेस ऑन लिबर्टी, किसकी पुस्तक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, आपको नाम बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आइजिया बर्लिन। ईसा बर्लिन नहीं, आइजिया बर्लिन इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 51, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आपको बताना है उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा अरस्तु। अरस्तु के द्वारा वितरणात्मक न्याय का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 52, राज्य के विकास को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा आपका प्राच्य साम्राज्य। सबसे पहले आपका होगा प्राच्य साम्राज्य, उसके बाद आएगा यूनानी नगरराज, उसके बाद आएगा रोमन साम्राज्य, और फिर अंत में आएगा राष्ट्र राज्य। तो ये क्रम होगा, पहले आएगा प्राच्य राज्य, फिर यूनानी नगरराज, फिर रोमन राज्य, और फिर राष्ट्र राज्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। ये किसने कहा? तो ये लास्की हैं। और आपको बता दें कि टीजीटी परीक्षा 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखते हैं, सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो आपको पता होगा, सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा प्राचीन यूनान से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा? तो इसका उत्तर होगा आशीर्वादम। इसका उत्तर होगा आशीर्वादम ने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? तो राज्य अपने
में एक साध है, तो ये इसका सही उत्तर बता दे रहे हैं सीधे आपको। राज्य साधन भी है और साध्य भी है, अर्थात राज्य साध्य और साधन दोनों है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है? संप्रभुता। किसने कहा कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है? यह राजनीति का विषय है। उसका ये एक तरह से टफ क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट भी है, तो इसका उत्तर आपको बताना है कि किसने कहा था। तो शक्ति राजनीति का समर्थन करते हुए लासवेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, जो कि 1936 में लिखी गई थी, उसी में इसने कहा कि प्रमुख रूप से राजनीति का विषय है कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। तो ये जुड़ा है आपका लासवेल से। अगला है बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट किसकी कृति है? तो इसके लेखक हैं गुन्नार मेडल। गुन्नार मेडल एक स्वीडिश अर्थशास्त्री थे। 1974 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया और इनकी रचना है बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट, जो कि 1960 में लिखी गई थी। इन्होंने अपनी दूसरी रचना एशियन ड्रामा, जो कि 1968 में लिखी गई थी, उसमें इन्होंने भारत को मृदु राज्य सॉफ्ट स्टेट की संज्ञा दी है। तो ये भी फैक्ट आपके लिए। गुन्नार मेडल की रचना है एशियन ड्रामा, जिसमें उन्होंने भारत को एक सॉफ्ट स्टेट की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को द्वारा सितंबर 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीति शास्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन विषय शामिल किए गए, जिसमें था राजनीति के सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, समूह एवं लोकमत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। इम्पोर्टेंट है, रटना पड़ेगा, आपको बताना है। तो उपयुक्त परिभाषा जो दी गई है पॉल जेनेट महोदय की थी। पॉल जेनेट महोदय की परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। नीति शास्त्र के प्रोफेसर थे प्रोफेसर जेनेट। उनका जन्म फ्रांस में हुआ था। राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में इमैनुअल कांट से प्रभावित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ला फीमेल, हिस्टोरिया डी लॉ, साइंस पॉलिटिक्स, फेलाउडी डे लॉ, रिवोल्यूशन फ्रैंकेइस इत्यादि। और अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान, देखिए वही क्वेश्चन ये रिपीटेड है, जो क्वेश्चन नंबर 61 है वही 62 है, तो दोनों के उत्तर वही होंगे, पॉल जेनेट। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है? संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है? तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है। यदि राज्य देश स्तर पर देखा जाए तो प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, जबकि राज्य स्तर पर प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रधान क्रमशः प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है कि संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है, तो इसमें आपका उत्तर होगा संवैधानिक प्रधान। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।